सावन का महीना शुरू हो चुका था। शामपुर गांव में मदन एक बरगद के पेड़ के नीचे अपना गर्मा गर्म पकौड़े का ठेला लगाया करता था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तभी मदन कहता है, हे भगवान, आज बचा लेना। आज तो इतना सारा पकौड़े बनाया है, अगर आज बारिश आ गया तो मेरा सारा सामान नुकसान हो जाएगा। तभी वहां अर्जुन और गोपाल आते हैं। मदन भाई, मौसम तो देखो कितना अच्छा मौसम हुआ है। इस मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े लगा दो। पकौड़े खाने का तो मजा ही कुछ और है। हाँ अर्जुन भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। इस सावन के महीने में मौसम कितना अच्छा होता है। मदन भाई, एक प्लेट पकौड़ी लगा दो। मदन ने दोनों गांव वालों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े लगाए। दोनों गांव वाले पकौड़े खाते ही कहते हैं, वाह मदन भाई, तुम्हारे पकौड़े में तो एक अलग ही स्वाद है, और इस बारिश के मौसम में तो पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल सही कहा अर्जुन भाई, इस मदन के पकोड़े में तो अलग ही स्वाद है। इसमें से बहुत ही अच्छा सूंधी खुशबू आ रहा है, और इस मौसम में तो इसका स्वाद तो और भी अच्छा हो गया है। लेकिन एक बात है, मदन भाई के हाथों में सच में जादू है, जादू। एक बार इनके ठेले से कोई एक बार गर्मा गर्म पकौड़े खा ले तो यहाँ बार बार आना चाहेगा। इसके बाद दोनों गांव वाले पैसे देखकर अपने अपने घर चले जाते हैं। मदन के चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। आज मौसम कुछ ठीक नहीं था, और कुछ ही देर में देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में मदन का सारा सामान भीगने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा सारा सामान, मसाला, पकौड़े सभी भीज रहे हैं। अब मैं क्या करूं भगवान? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे पास और कोई काम भी नहीं बचेगा। मदन ये कह ही रहा था कि तभी बारिश और तेज हो जाता है और हवाएं चलने लगती हैं, और देखते ही देखते उसके सारे सामान नीचे बिखर जाते हैं और सभी भीग जाते हैं। ये देखकर मदन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मैं तो बर्बाद हो गया। ये कहकर मदन रोने लगता है, और तभी वहाँ रामदयाल चाचा आते हैं और मदन को रोते हुए देखकर उससे कहते हैं, ओहो मदन, तुम्हारा तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया। रो मत मदन, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो सब देख रहा है, सब कुछ ठीक कर देगा। इतने दिनों से तुम मौसम देखा ही रहे थे, मौसम कुछ ठीक नहीं था। तुम्हें पहले ही तिरपाल खरीद लेना चाहिए। अगर तुम तिरपाल खरीद लेते तो तुम्हारा इतना नुकसान नहीं होता। अरे क्या बताऊं रामदयाल चाचा, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मैं पहले ही तिरपाल खरीदने का सोच रहा था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक तिरपाल खरीद सकूं। अब तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मुझे और कोई काम करूं। मदन और रामदयाल चाचा मिलकर दोनों सारे सामान समेट लेते हैं। सारे मसाले भीग चुके थे। अरे मदन, क्या सोच रहा है? जो होना था सो हो गया। अब फिर से सारे सामान खरीद कर दोबारा ठेला लगाना, और इस बार तिरपाल खरीदना मत भूलना, ठीक है? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरे पास अभी एक भी पैसे नहीं है। इसके बाद मदन अपने घर आ जाता है। मदन की ये हालत देखकर सावित्री उससे कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? और आप बारिश में इतना भीगे कैसे? सब ठीक तो है ना? मदन ने सारी बात अपने पत्नी को बताया। मूसलाधार बारिश में उसके सारे सामान भीग गए। ये बात सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और मदन से कहती है, ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास जो थोड़े से पैसे थे वो तो आज पकौड़े के सामान में लग गया और बारिश में भीग गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। अगले दिन सुबह मदन गांव की चौपाल पर उदास बैठा हुआ था कि तभी मुखिया अपने 2 चेलों के साथ चौपाल के पास आता है और मदन से कहता है, क्यों रे मदन, क्या बात है? क्यों इतना उदास बैठा है? क्या हो गया? और आज तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो हर रोज उस बरगद के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाता था, क्या हो गया? मुखिया जी, आपको नहीं पता क्या? कल बारिश की वजह से इसका सारा सामान भीग गया, और लगता है ये उसी याद में ही उदास बैठा है। ओहो मदन, तेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ।
अब तू कर भी क्या सकता है। अच्छा मदन, एक बात बता, तेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए पैसे तो है ना? क्या बताऊं मुखिया जी, मेरे पास थोड़े से पैसे थे, वो मैं कल मसाला और पकौड़े का सामान में पूरा पैसा लगा दिया था और मेरा सारा सामान बारिश की वजह से भीग गया। मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। अब मैं कारोबार कैसे शुरू करूंगा यही सोच रहा हूं। अरे मदन, इसमें इतना सोचना क्या है? अगर तेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए पैसे नहीं है तो तुम मुझसे ले ले, और जब तेरा अच्छा कमाई होने लगे तो मुझे वापस कर देना। क्या क्या सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे लगा था कि अब मैं क्या करूंगा। फिर मुखिया मदन को कुछ रुपए दे देता है और वहां से चला जाता है। मदन उन पैसों को लेकर बाजार जाकर सारे मसाले और पकौड़े बनाने का सारा सामान ले आता है और एक तिरपाल भी खरीद लेता है। अरे जी, इतना सारा सामान! आप तो कह रहे थे कि मेरे पास अभी एक भी रुपए नहीं है, तो इतना सारा सामान आप कैसे खरीद कर लाए? अरे सावित्री, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं गांव के चौपाल पर उदास बैठा था, तभी वहां मुखिया जी आए और मेरी हालत के बारे में जानकर मुझे कुछ पैसे दे दिए, जिससे मैं ये सारा सामान लेकर आया। अब जल्दी से हमें पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए और आज मैं फिर से अपना पकौड़े का ठेला लगाऊंगा। और मैं एक तिरपाल भी खरीदा है, जिससे अब हम बारिश में भी अपना पकौड़े का ठेला लगा सकेंगे। क्या? आप क्या कह रहे हैं? कल तक तो वो मुखिया बहुत ही बेरहम था। वो मुखिया तो किसी का भी मदद नहीं करता। जी, मुझे कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है। मुखिया ने आपको पैसे ब्याज पर दिए हैं? अरे सावित्री, तुम इतना क्यों सोच रही हो? मुखिया ने पैसे ब्याज पर नहीं दिए थे। उसने मेरी हालत को देखते हुए मुझे ये पैसे दिए हैं और मैं जल्दी ही उनका पैसा लौटा दूंगा। अब जल्दी से इन सारे सामान को तैयार करने में मेरी मदद करो। फिर मदन और सावित्री मिलकर जल्दी जल्दी सारा सामान तैयार कर लेते हैं और मदन अपना पकौड़ी का ठेला लेकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे आ जाता है। और आज भी मौसम कुछ ठीक नहीं था। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। मदन ने जल्दी से तिरपाल को बाहर निकाला और उसे बरगद के पेड़ से बांध दिया और तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। मदन के ठेले के पास गोपाल और रामदयाल चाचा आते हैं। तुमने बहुत ही अच्छा किया कि एक तिरपाल ले लिया। अब इस जोरदार बारिश में तिरपाल के नीचे गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और होगा। जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े लगा दो। लेकिन कल तुम कह रहे थे तुम्हारे पास सामान खरीदने की एक भी पैसे नहीं है। फिर मदन ने बताया कि कैसे मुखिया ने उसे सामान खरीदने के पैसे दिए हैं। फिर मदन ने रामदयाल चाचा और गोपाल के लिए एक एक प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े लगा दिए। ये लीजिए रामदयाल चाचा, एक एक प्लेट आप दोनों के लिए पकौड़े। इस बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। क्या बात है मदन, तुम्हारे पकौड़े में तो एक अलग ही स्वाद है और इस बारिश में तो इसका स्वाद 2 गुना हो गया है। इसमें से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसके साथ धनिया की चटनी, मजा आ गया खाकर। मानना पड़ेगा मदन, क्या पकौड़े बनाते हो तुम। वाह मदन भाई, वाह वाह, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इतना बढ़िया पकोड़े तो मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं खाया था। और फिर देखते ही देखते मदन के ठेले के पास गांव वालों की भीड़ लग गई। इसके बाद एक के बाद एक गांव वाले आते गए और मदन का गर्मा गर्म पकौड़ी और तीखी धनिया का चटनी खाकर उसकी तारीफ करते हैं। शाम होते होते मदन की सारी पकौड़े बिक चुकी थी और थोड़ी ही देर में बारिश भी खुल जाती है। मदन अपना ठेला लेकर घर आ जाता है। अगले दिन सुबह होते ही मदन जल्दी जल्दी अपना सारा सामान तैयार करके ठेला लेकर निकल जाता है और अपना ठेला लगा देता है। आज भी मदन के ठेले पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगा था। तभी वहां पर मुखिया आता है और इतना सारा भीड़ देखकर कहता है, अरे ये क्या, इस मदन के ठेले के पास इतना भीड़ क्यों लगा है? मदन की लॉटरी लग गई है क्या? चलो चल कर देखते हैं। नमस्ते मुखिया जी, आपका स्वागत है। बैठिए बैठिए, अभी मैं आपके लिए एक प्लेट गर्मा गर्म पकोड़े लगा देता हूँ। मदन एक बात बता, ऐसा कौन सा जादू किया है सारे काम वाले यहीं पर आकर पकोड़े खा रहे हैं?
अरे मुखिया जी, अब आपसे क्या छुपाना है, इसमें कोई जादू बादू की बात थोड़ी है। ये तो इस गर्मा गर्म पकौड़े का कमाल है। और एक बात और है कि इस गांव में मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी पकौड़े नहीं बेचता, इसलिए इस बारिश के मौसम में पकौड़ी सभी गांव वालों को पसंद है। गांव वाले यहाँ पर गर्मा गर्म पकौड़े और धनिया का चटनी खाते हैं। ये लीजिए मुखिया जी, उस दिन आपने मुझे पकौड़े का सामान खरीदने के लिए पैसे दिए थे, वो पैसा मैं आज आपको लौटा देता हूँ। ये लीजिए। अरे क्या बात है, मगर 2 दिन के अंदर तुम सारे पैसे लौटा दिए। तुम्हारा तो अच्छा कमाई हो जा रहा है मदन। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे मुखिया जी, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में बारिश भी शुरू होने वाली है, इसीलिए गर्मा गर्म पकौड़े खाकर जाइए, आपके लिए फ्री। अभी मुझे कहीं काम के लिए बाहर जाना है और मौसम भी कुछ ठीक नहीं है। थोड़ी ही देर में बारिश भी आने वाली है। मुझे दूसरे गांव जाना है, एक काम था। फिर कभी आऊंगा तो तुम्हारे गर्मा गर्म पकौड़े खाऊंगा, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ। मुखिया ये कहकर वहां से चला जाता है। वो सीधे अपने घर आता है। उसे मदन के ठेले के पास इतने सारे ग्राहक देखकर उसे बहुत जलन हो रही थी। वो अपने नौकर राघव से कहता है, उसे मदन के ठेले पर तो बहुत भीड़ लगी रहती है और उसके अलावा गांव में और कोई भी पकौड़े का ठेले नहीं लगता है। क्यों ना तुम राघव, तुम भी एक पकौड़े का ठेला लगाओ। हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें भी एक पकौड़े का ठेला लगाना चाहिए। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं ऐसे पकौड़े बनाऊंगा लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ऐसा पकौड़े गांव वाले कभी भी नहीं खाए होंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसी बात है तो कल से तुम अपना पकोड़े का ठेला वहां लगाओगे। और बात रही पैसों की, तो सारा पैसा मैं दूंगा। जितने पैसे चाहिए उतने तुम मुझसे ले जाओ और सारा सामान खरीद कर लाओ। और कल से तुम भी वहां पर ठेला लगाओगे, उसी बरगद के पेड़ के नीचे, और मदन वहां से हट जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही मदन अपना पकौड़े का ठेला लेकर उसे बरगद के पेड़ के पास जाने लगता है। वहां पहुंचने ही वाला था कि देखता है कि मदन जहां पर अपना ठेला लगाता है वहां पर मुखिया का आदमी राघव ने अपना ठेला लगाया है। मदन ये देखकर हैरान हो जाता है और उस राघव से जाकर कहता है, अरे राघव भाई, तुम भी पकौड़े का ठेला लगा रहे हो? ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। लेकिन राघव भाई, इस बरगद के पेड़ के नीचे मैं ठेला लगाता हूँ, तुम अपना ठेला कहीं और लगाओ। अरे ओ मदन, ये जगह तुम्हारी कैसे हो सकती है? यहाँ तुम्हारा नाम थोड़ी लिखा है कि ये बरगद के नीचे तुम्हारी जगह है। मैंने देखा कि यहाँ जगह खाली है तो मैं अपना ठेला लगा दिया, और तुम कहीं और ठेले लगा लो। अरे राघव भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ कई सालों से यहीं पर अपना पकौड़ी का ठेला लगाता हूँ। अब तुम कैसे कह सकते हो यहाँ मैं ठेला ना लगाऊंगा? तुम गांव में किसी से भी पूछ लो, ये मेरी जगह है। मैं यहाँ पर कई सालों से ठेला लगा रहा हूँ। ओ मदन, अपना बकवास बंद कर। तू यहाँ कई सालों से ठेला लगा रहा है तो ये जगह तुम्हारी थोड़ी हो जाएगी। तुझे पता है ये जगह किसकी है? ये बरगद का पेड़ और ये सारे खेत जो सामने तुझे दिख रहे हैं, ये सारे मुखिया जी की जमीन है। और अब तू यहाँ ठेला मत लगा, क्योंकि ये ठेला मुखिया जी का ही है। ये बात सुनकर मदन बहुत हैरान हो जाता है। इसके बाद मदन अपना ठेला लेकर राघव के ठेले से थोड़ी ही दूर पर अपना ठेला लगा लेता है। तभी थोड़ी देर बाद जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। राघव के ठेले के पास अर्जुन और गोपाल आते हैं और कहते हैं, क्या बात है राघव, तुम भी पकोड़े का ठेला लगा रहे हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बरगद के पेड़ के नीचे तो मदन अपना ठेला लगाता था। मुझे उससे क्या मतलब है? मुझे तो सिर्फ गर्मा गर्म पकोड़े खाना है। जल्दी से एक प्लेट मेरे लिए गर्मा गर्म पकोड़े लगा दो। फिर राघव ने अर्जुन और गोपाल के लिए एक एक प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े लाता है। जैसे ही गोपाल और अर्जुन ने पकौड़े का एक एक निवाला खाते हैं, तभी वो दोनों गुस्से से कहते हैं, क्यों रे मदन, इतना तीखा पकोड़े बनाया है और इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। इतना बकवास पकोड़े तो मैंने कभी भी नहीं खाया। तुझे पकोड़े बनाना नहीं आता क्या? दोनों गुस्से से वहां से चले जाते हैं और सीधे मदन के ठेले के पास जाकर गर्मा गर्म पकौड़े खाने लगते हैं। जैसे ही मदन का गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं, वो मदन की तारीफ करने लगते हैं। तभी राघव के ठेले के पास मुखिया आता है और थोड़ी देर में 2-3 गांव वाले राघव के ठेले के पास आते हैं और जैसे ही पकौड़े खाते हैं, राघव को डांटने लगते हैं। राघव के हाथों में बिल्कुल स्वाद नहीं था
और वो सारे लोग मदन के ठेले के पास जाकर गर्मा गर्म पकौड़े खाने लगते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाता है। राघव के ठेले पर अब एक भी ग्राहक नहीं आ रहे थे। राघव के हाथ में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। राघव का बार बार घाटा लगने की वजह से अब राघव अपना ठेला लगाना बंद कर देता है और मुखिया बहुत पछताता है। उसका बहुत पैसे नुकसान हो चुके थे। अब मदन फिर से उसी बरगद के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगने लगता है और बारिश में लोगों को गर्मा गर्म पकौड़े खिलाता है। उसकी पकौड़ी में एक अलग ही स्वाद था। गांव वाले खाते ही झूम उठते थे।